गर्मी थोड़ी पहले आ गई, गर्मी पहले आने का मतलब अप्रैल में ही जो इलाका आमतौर पर मई जून में आबाद होता था, पिछली आबाद में शुरू हो गया। वहाँ के लोग खुश खुश। नमस्कार आप लोगों को। राधे राधे सर। राधे नमस्ते राधे। सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। राधे राधे सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम दिनेश जी, प्रणाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। बताइए शुक्ला जी, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? दसम भाव में सर पहुंच गए थे हम लोग। 10वें भाव में पहुंच गए। हमको लगता है अभी पहुंचे ही हैं। बिल्कुल सर, पहुंचे ही थे बस। हाँ, पहुंचे ही हैं। चलिए, अच्छा है। मेरा मन कर रहा है कि एक पत्रिका आप लोगों को दिखाए। समझ रहे हैं? 10वीं पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है ना?
एक पत्रिका दिखाएं और आप लोग अपना अपना निर्णय लीजिएगा उस पत्रिका में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोग पकड़ लेंगे और नहीं पकड़ पाएंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और रुकिएगा नहीं, ये नहीं कि अब इंतजार कर रहे हैं कि फलाना बोलेगा तब हम बोलेंगे, तब सुन लेंगे तो समझ लेंगे, ये सब मत कीजिए। आप बोलना शुरू कर दीजिए, जिनको इच्छा करे वो बोले। शुक्ला जी आप ही शुरू कीजिए ना, क्या दिक्कत है। बताओ सर। इस जातक का लग्न जो है धनु राशि का लग्न है, और लग्न में राहु बैठा हुआ है। लग्नेश 9वें भाव में गया हुआ है, जो कि शुक्र इस कुंडली में अशुभ ग्रह है, उसके साथ 9वें भाव में बैठा हुआ है। उसके बाद चंद्रमा इसका 12वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि अष्टम भाव का स्वामी है और 12वें में चला गया है। मंगल से दृष्ट है, बस मंगल से ही दृष्ट है सर। अपने नीच राशि में भी गया है तो चंद्रमा इसका खराब है। और इसका सर लग्नेश भी पीड़ित है और इसका चंद्रमा भी पीड़ित है। आप लोग हाथ खड़े कर लें जिनको बोलना है, और हमको ये समझना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोई मेजर प्रॉब्लम दिखाई देता, ये फीमेल चार्ट है, ये आप लोग समझिएगा। रीचा जी बोलिए। प्रणाम गुरु जी। लगन में पापकत्री भी बन रहा है, तो उस हिसाब से भी परेशानी रहेंगे ये, क्योंकि आगे शनि आ गया है और पंचम का मालिक जो है वो मंगल छठे में चला गया है, तो ये भी एक पॉइंट है। राहु लगन जो है वो गुरु से दृष्ट है। और अगर हम सूर्य और चंद्र की बात करें तो सूर्य अष्टम में चला गया है। हालांकि चंद्र को दोष नहीं लगेगा अष्टम का, लेकिन चंद्र भी द्वादश में है। तो मेरे ख्याल से तो या तो शरीर में पीड़ा होनी चाहिए, या फिर खुद के थॉट्स में या पर्सनालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना चाहिए। जी दिनेश शर्मा जी। गुरु जी यहाँ लगन भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है, और कारक भी, तीनों पीड़ित है। और चंद्रमा जो द्वादश भाव में बैठा है ये भी मानसिक परेशानी दे सकता है। और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य के साथ है, बुध बुध। तो यहाँ पर ये भी पीड़ा नजर आती है। ज्यादातर तो हेल्थ इशू नजर आती है। पीड़ा से संबंधित तो यही बता, बाकी पूरी भी कहेंगे तो पूरी बताओ। यही है गुरु जी, ये पीड़ा से संबंधित तो यही लग रहा है किससे संबंधित? सर। लगन लगन पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, कारक पीड़ित है। तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। चंद्रमा भी द्वादश में बैठे मानसिक परेशानियां बढ़ा सकते सर हैं, मानसिक इसका जो है रोग ना भी। सप्तम भाव भी बहुत बुरी तरह पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है इसका। तो सप्तम भाव। इसका एक शादी। एक साथ कई लोग नहीं बोलेंगे, अपना हाथ खड़ा कीजिए, हम आपका नाम ले लेंगे। सर सप्तम भाव भी पीड़ित है, चंद्रमा भी द्वादश में ठीक नहीं है, ये भी पीड़ित है मंगल से। बस यही कहना सर। हितेश गौर जी। तो मैं सप्तम भाव का करना चाहूंगा। सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है और ये पाप कर्तरी के अंदर है, मंगल और सूर्य की पाप कर्तरी के अंदर है। और जो सेवंथ लॉर्ड है वो भी गया हुआ है 8th हाउस में, अगेन वो सूर्य के साथ में है।
सूर्य हालांकि नवमेश है, मगर सामने से शनि की दृष्टि भी उसके ऊपर है। तो और कारक ग्रह है इसका गुरु। 8 गुरु अच्छी स्थिति में है, 9वें स्थान में बैठा हुआ है लग्नेश होके। और अगर इसको हम नवमांश में देखें तो नवमांश में भी जो सप्तमेश है बुध, वो 12th हाउस में है केतु के साथ में। बाकी सर सबने बताया हुआ है कि लग्न का और चंद्रमा का ऑलरेडी बता ही चुके हैं मेरे साथी। आप क्या कहेंगे, प्रॉब्लम क्या कहेंगे इसको? प्रॉब्लम सर शादी में दिक्कत आएगी, ठीक। क्योंकि दो कल सेपरेट प्लेनेट हैं, सूर्य और शनि, जो सप्तमेश के साथ बैठे हुए हैं। और एक सेपरेट प्लेनेट केतु लग्न सप्तम हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और कर्तरी के अंदर पाप कर्तरी के अंदर है। अंकित शर्मा जी। गुरुजी, गुरु का लग्न है और लग्न पाप कर्तरी में है और लग्नेश नवम में गया है शनि। लग्न पाप कर्तरी में कैसे है, जरा बताइएगा तो। नहीं गुरुजी, लग्न नहीं है पाप कर्तरी में, सप्तम है गुरुजी, सॉरी। चंद्रमा शुभ है गुरुजी, गलती से हो गई। और लग्न लग्नेश कारक अष्टम में गया है गुरुजी, तो लग्न को दिक्कत है। और चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, तो मानसिक परेशानी भी है, मतलब जब वो द्वादश में गया है उससे, और मंगल से दृष्ट है तो कुछ गुस्सा दुस्साहस इस टाइप का कुछ रह सकता है इसमें। और सप्तम भाव में केतु, राहु केतु के एक्सेस में सप्तम भाव है, और भाव पर राहु की दृष्टि है, और भावेश अष्टम में गया है जिस पर शनि की दृष्टि है। भावेश कारक, कारक पे गुरुजी शनि और मंगल की दृष्टि है, तो ये मतलब सप्तम शादी से लेके कुछ समस्याएं इसमें हो सकती हैं। पर गुरुजी आपने बताया कि नवांश में कुछ ग्रह अच्छे हों, जैसे गुरु कारक है और सबसे ज्यादा बलवान कारक होता है, तो यहाँ भी नवम में बैठा है और नवांश में एकादश में गया है, तो क्या ये अच्छा रहेगा गुरुजी शादी के लिए? अभी आपको बोला, अभी हमको नहीं बताना है। हम एक बार जवाब देंगे ना, आखिरी में सबका सुन लेते हैं। जी गुरुजी। मंजेश शुक्ला जी। गुरुजी सबसे पहले तो लग्न देखेंगे इसका। लग्न इसका अग्नि तत्व राशि का है, धनु लगन है। और लग्न राहु केतु से पीड़ित भी हो रहा है, मंगल से भी पीड़ित हो रहा है। तो ये लड़की एक तो बहुत क्रोधी और बहुत ज्यादा मन से प्लानिंग करने वाली होगी। दूसरा, इसका लग्नेश भी सस्टेज के साथ है, तो गुस्से के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाली भी होगी। तीसरा, चंद्रमा इसके अष्टमेश का स्वामी होकर द्वादशेश में गया है, अचानक हेल्थ भी खराब हो सकता है इनका। और चंद्रमा में मंगल की दृष्टि है, तो मन से क्रूरता भी होगी इनको। उसके बाद सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है। सप्तम भी राहु केतु से पीड़ित है। सप्तमेश शुक्र इनका अशुभ ग्रह है, तो नौवे में गया तो थोड़ा ठीक है। मंगल की दृष्टि है तो वो खराब है थोड़ा। और सूर्य भी इनका पीड़ित है, जो लग्न जी का कारक बोलिए। होता उज्ज्वला गायकवाड़ जी। नमस्कार गुरुजी। शनि और नमस्कार। सप्तम भाव षडाष्टक भाव में है सर, षडाष्टक योग में है। और बोलिए बस। हाँ सर, बाकी तो सबने बोला ही है। तो आप क्या एक चीज, प्रॉब्लम कह रहे हैं, हमको तो प्रॉब्लम बताना है। सर हेल्थ दीर्घकालीन ये बीमार हो सकते हैं। शनि और सॉरी, अष्टम में सूर्य और बुध है, तो स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं। विक्रांत बगला जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, धनु लगन की कुंडली है और धनु लगन साहस का कारक है।
और अग्नि तत्व यह राशि है, इसका स्वामी गुरु है जो एक शुभ ग्रह है, भाग्य स्थान में बैठा है और शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र भी एक शुभ ग्रह है और लगन के अकॉर्डिंग अच्छा है, लेकिन जो इसका कारक है सूर्य है वो अष्टम भाव में गया है, तो थोड़ी सी शारीरिक कष्ट सूर्य की वजह से हो सकता है। धन भाव में शनि है, स्वराशि से बैठा है, ये धन के लिहाज से कुटुंब में सहयोग के हिसाब से अच्छा है। इसके बाद जो मूल त्रिकोण राशि है गुरु की, वो धनु लगन है और उसकी दूसरी राशि मीन राशि का स्वामी भी गुरु है जो भाग्य स्थान में बैठा है और मूल त्रिकोण में बैठा है। तो इस हिसाब से भूमि भवन वाहन सुख जातक को भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा, लेकिन उसका कारक ग्रह है चतुर्थ का चंद्रमा वह भाव में बैठा है, तो इसके हिसाब से माता को कोई ना कोई कष्ट और कुछ ना कुछ व्यय जातक के जीवन में बना रहेगा। पंचम भाव में मेष राशि है गुरु जी, उसका स्वामी छठे भाव में बैठा है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में ही है, तो जातक को संतान संबंधी समस्या यहाँ पे दिखाई देती है और हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा में दिक्कत दिखाई देती है। लेकिन इसका जो कारक है गुरु, वो मूल त्रिकोण में बैठा है, तो आदमी जातक अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव करके अपनी शिक्षा को प्राप्त कर लेता है। कारक मंगल छठे भाव में बैठा है, तो ये रोग होके ठीक हो जाएगा, शत्रु होंगे उसके बाद दब जाएंगे, ऋण होके उतर जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। सप्तम भाव में बुध है, मिथुन राशि है और इसका स्वामी अष्टम में बैठा है और सूर्य से पीड़ित है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसका कारक शुक्र है, वो मूल त्रिकोण में बैठा है और महिला जातक की कुंडली है, तो गुरु उसके साथ में बैठा है, तो थोड़ी बहुत समस्या आएंगी, लेकिन मूल त्रिकोण में कारक बैठा है और गुरु के साथ बैठा है, तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। भाग्य स्थान का मालिक अष्टम भाव में सूर्य बैठा है और शनि से दृष्ट है, तो इस वजह से भी आदमी का भाग्य कमजोर होगा। पिता को किसी न किसी प्रकार की समस्या रहेगी और भाग्य कमजोर रहेगा, लेकिन वहां पे गुरु और शुक्र बैठे हैं जो दोनों ही शुभ ग्रह हैं और एक लगन का मालिक है, मूल त्रिकोण राशि का मालिक है, और दूसरा अ, शुक्र आय स्थान का मालिक है, लेकिन षष्टम का भी है, षष्टेश भी है, तो षष्टेश होने के कारण शुक्र से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि आय भाव में है, तो आय के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद कर्म स्थान का मालिक भी बुध है, मूल त्रिकोण राशि उसकी कर्म स्थान में ही है, उसका स्वामी अष्टम भाव में चला गया जो एक नाश स्थान है, छिद्र स्थान है, और वो सूर्य से युत हो गया, शनि से दृष्ट हो गया, तो इससे आदमी के कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी और बुध की ही अभी महादशा चली हुई है, तो जब तक तो उसके कार्य में, उसके कार्य क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी। आय स्थान का मालिक भाग्य भाव में है, ये अच्छा है, और वह स्थान में वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी छठे भाव में है, तो आदमी को रोग में वह की संभावना दिखाई देती है, ऋण संबंधी संभावना दिखाई देती है, तो यही है गुरु। आशुतोष मिश्रा जी। प्रणाम गुरु जी। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इसमें दो मूल समस्याओं की अगर बात करें तो दो मूल समस्याएं, एक तो विवाह सप्तम भाग को लेकर पार्टनरशिप या स्पाउस की प्रॉब्लम है, दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, जिसमें कि बुध पीड़ित है और साथ में केतु जो है उसके नवांश में जो है, केतु भी बुध के साथ द्वादश 12वें घर में आ गया, 12वें भाव में आ गया। तो ये मूल रूप से
विवाह को भी पार्टनरशिप को भी का ह्रास को इंगित कर रहा है। साथ में कहीं ना कहीं उसके मानसिक रूप से चंद्रमा चूंकि द्वादश में आ गया है, तो चंद्रमा की जो है द्वादश में जाने की वजह से उसका मानसिक रूप से मानसिक बल भी जातिका का कमजोर या थोड़ा दबाव बनाया हुआ दिखाई देता है। अ, अ, छठे भाव का मंगल होने की वजह से वो इसके मंगल, अब मेरा जो वो है असेसमेंट है उसमें मंगल सस्तेश होने की वजह से शुभ है। शुभ इस तरह से माना जाए कि इस व्यक्ति के शत्रु अगर होंगे भी तो वो प्रभावी नहीं हो पाएंगे उसके ऊपर, यानी रिपु के पॉइंट ऑफ व्यू से या लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है कहीं ना कहीं ये इसको उचित स्थिति देता है। द्वितीय भाव का शनि भी कहीं ना कहीं सही लगता है। और ना ना गुरु और शुक्र की पोजीशन तो अच्छी है ही कुंडली में। इतना ही कहना चाहूंगा। नीलम। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी इनका लग्नेश जो है गुरु वो नवम भाव में है, परंतु ये षष्ठेश के साथ है, राहु और मंगल से दृष्ट है, तो ये गुरु थोड़ा सा पीड़ित हुआ है यहाँ पे। और इनका कारक जो है लग्न का सूर्य वो भी अष्टम में गया हुआ है, तो चोट चपेट दुर्घटना की संभावना है इनकी। तो और लग्न जो है वो राहु केतु के एक्सिस में है और मंगल से दृष्ट है, ये है। और सप्तम भाव इनका जो है वो पापकर्त्री में है और अष्टम भाव भी पापकर्त्री में है, तो इनकी शादीशुदा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि जो इनका बुध है सप्तम भाव का स्वामी है वो अष्टम में गया हुआ है, तो थोड़ी सी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है। और जो इनका अष्टम भाव है वो भी पापकर्त्री में है और कारक सूर्य जो लग्न का है वो भी उसमें ही है, अष्टम भाव में है, तो ये भी थोड़ी चोट चपेट दुर्घटना दे सकता है। और जो चंद्रमा भी इनका पीड़ित है, द्वादश में गया हुआ है। और बस गुरुजी। द्वादश में गया तो क्या करेगा ये तो बता दो। तो इनको मानसिक परेशानी दे सकता है। हाँ। हाँ जी। मृत्युंजय पाठक जी। गुरुजी प्रणाम, क्षमा चाहते हैं, मैं एक स्टूडेंट है लेकिन फिर भी बोलना चाहेंगे गुरुजी। गुरुजी इनका लग्न पीड़ित है और केतु राहु के एक्सिस में लग्न है। गुरुजी इनके ब्रेन में मेजर प्रॉब्लम होगा, मेरे ख्याल से ब्रेन ट्यूमर का भी शिकायत हो सकता है, आंख से संबंधित प्रॉब्लम होगा, ब्लड से संबंधित, और हो सकता है कि कई बार ऑपरेशन हो। और अभी शनि मारक की ही दशा चल रही है, तो मेजर प्रॉब्लम अभी गुरुजी देखने के लिए मिल सकता है। जी मंजेश जी फिर से हाथ उठाया है तो कुछ सर बोलना मैं है या लास्ट फिर? में शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे मुझे जो लगता है कि या तो अगर इनकी शादी हुई तो या तो इनका तलाक हो जाएगा या तो इनके पति की डेथ हो सकती है। तलाक क्यों हो जाएगा और पति का डेथ क्यों होगा? तलाक के लिए सर क्या है कि इनका सप्तम भाव भी पाप कर्तरी में है और इनका अष्टम भाव भी पाप कर्तरी में है, अष्टम सप्तमेश भी कैसे पीड़ित पाप है। कर्तरी में है भाई? अच्छा हाँ, अष्टम नहीं है, वो सॉरी, ये नीलम ने सप्तमेश भी। बोला था अष्टम पाप कर्तरी में है, तो हाँ आपने भी जी। बोल दिया अष्टम पाप नहीं नहीं कर्तरी में। अष्टम नहीं है सर। मैं बीच में टोका टाकी करता नहीं। बोलिए। जी जी। तो सप्तम सर, सप्तम भी पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है और इनका जो पति का कारक गुरु है वो षष्ठेश के साथ बैठा हुआ है, अशुभ ग्रह है इस कुंडली के लिए, शुक्र प्लस मंगल से दृष्ट है, जो द्वादशेश मंगल है उससे भी दृष्ट हो रहा है, तो शुक्र तो ज्यादा ही पीड़ित चल रहा है, बुध भी पीड़ित है इनका।
सॉरी, गुरु भी बहुत ज्यादा पीड़ित है और शुक्र बुध भी पीड़ित है सर। ठीक। हितेश गौर जी, आप फिर हाथ खड़े किए हैं, बोल लीजिए। सर एक और चीज है कि इसमें जो सप्तम भाव से 6, 8 और 12 तीनों ही जगह पे अशुभ ग्रह हैं, तो वो सप्तम भाव से छठे में कौन सा अशुभ ग्रह है? चंद्रमा नीच राशि का है सर। अरे ये अशुभ नहीं होता है नहीं इससे। होता तो शनि है अष्टम में, और 12th हाउस में मंगल है, जो अशुभ ग्रह हैं, तो हाँ। सप्तम के कारक तत्वों को खराब करेंगे। ये सही। चलिए, जिन लोगों ने कहा कि मैरिटल लाइफ में परेशानी होगी, वो सब सही है। जिन लोगों ने कहा हेल्थ में परेशानी होगी, वो सब गलत है। ठीक है। लग्नेश त्रिकोण में है, गुड। पहले तो ऐसे बोलेंगे ना। लग्न को लग्नेश की दृष्टि है, गुड। ये दो चीज तो अच्छा है। कारक अष्टम में है, नॉट गुड, ये कह सकते। पोजीशन के हिसाब से लग्नेश शुक्र के साथ है। कई लोगों ने बोला शुक्र षष्ठेश है। क्या आप लोग हमको सुनते हैं? अगर हमको सुनते हैं तो हम उसको मूल त्रिकोण से संबोधित करते हैं कि शुक्र एकादशेश है। ठीक है ना। कर्क लगन की पत्रिका में हम गुरु को भी षष्ठेश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि धनु राशि उसका छठे स्थान में होता है। तो किसी भी ग्रहों को मूल त्रिकोण राशि से यदि समझा जाए तो ज्यादा अच्छा समझेंगे। जबरदस्ती करने से कोई फायदा तो है नहीं। चंद्रमा द्वादश में है। चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव है। व्यर्थ की चिंता कर सकती है। लग्न राहु केतु एक्सिस में है तो बहुत बातें मन के अंदर, राहु जब बैठा है तो भय और भ्रम दे सकता है। लेकिन इसके पत्रिका में धन स्थान का स्वामी धन में बैठा, तीसरे स्थान के स्वामी को शुक्र गुरु की दृष्टि है, अच्छा कह देंगे। चतुर्थ स्थान का स्वामी गुरु त्रिकोण में ही है, ठीक है, अपने से छठा है, एकादशी के साथ है, अच्छा है। मंगल के पोजीशन अच्छे नहीं है, लेकिन छठे स्थान में मंगल एक ग्रह के रूप में खराब नहीं होता। छठे स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में गया है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अच्छा और प्लेसमेंट क्या हो सकता है? गुरु लग्नेश के साथ है, और भी अच्छा होगा। सप्तमेश अष्टम में है, नॉट गुड। सप्तम भाव राहु केतु एक्सिस में है, नॉट गुड। सप्तम भाव पाप कर्तरी में है, नॉट गुड। सप्तम के ऊपर शनि की, सप्तमेश के ऊपर शनि की दृष्टि है, नॉट गुड। अब कारक ये चूंकि स्त्री जातक है, या पहले कारक के रूप में शुक्र को ही देख लेते हैं, तो शुक्र के ऊपर मंगल और राहु का प्रभाव है। शुक्र से छठे स्थान में शनि है और 12वें स्थान में सूर्य है, बुध है। उसी तरह से अब पति के कारक को गुरु को लेंगे तो गुरु राहु और मंगल से दृष्ट है। गुरु से छठे स्थान में शनि है और गुरु से 12वें स्थान में सूर्य बैठा है। तो इससे यह बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है कि जातिका के जीवन में मैरिटल लाइफ से संबंधित परेशानी जबरदस्त है। वर्तमान समय में बुध में गुरु की दशा चल रही है, और जब गुरु इतना पीड़ित होगा तो हम पति के साथ हमारा प्रेम नहीं रहेगा। ठीक है। अब 2-4 दिन में जो है सो कोर्ट के शादी करने की संभावना बन रही है। ठीक है ना। तो आप समझ गए। अब नवांश पत्रिका देख लें। नवांश पत्रिका में धनु राशि लगन में है, अच्छा है। नवांश पत्रिका के केंद्र त्रिकोण में तो कोई ग्रह ही नहीं है। गुरु लाभ स्थान में है। इसने इतने दिन 2018-19 में शादी हुआ था, तो इतने दिन चला दिया, वो
चला दिया काफी है, ठीक है। अब आगे नहीं चलाना चाहता, क्योंकि अब तो आगे आ गई ना गुरु की दशा, और गुरु इतना पीड़ित है। और गुरु वर्तमान समय में कहाँ चल रहा है? वृष राशि में चल रहा है, छठे में चल रहा है। यहाँ लग्नेश छठे में आया है, तो कोर्ट केस आदि वगैरह दे सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब वहाँ नवांश पत्रिका में सारे ग्रह कहाँ हैं? दूसरे में, छठे में, आठवें में, 12वें में। जब आगे 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 आप लोग पढ़ेंगे तो दूसरे, छठे, आठवें, 12वें में ना तो लग्न में ग्रह का होना अच्छा, ना ही नवांश में दूसरे, छठे, आठवें, 12वें में ग्रह का होना अच्छा। इसके लग्न पत्रिका में भी दूसरे में शनि है, आठवें, छठे में मंगल है, आठवें में सूर्य बुध है, 12वें में चंद्रमा है। तो एक चंद्रमा ही तो है जो शुभ है, बाकी 3 ग्रह घर में तो अशुभ ग्रह है। तो सप्तम से छठा में शुभ ग्रह है, सप्तम से आठवें में अशुभ ग्रह है, सप्तम से 12वें में अशुभ ग्रह है। तो सप्तम से भी आठवां, 12वां अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है। तो इससे ज्यादा और खराब विवाह के लिए क्या पत्रिका हो, ठीक है। मेरा तो यही डिसीजन था कि आगे जो हो जीवन में, विवाह हमारे कहने पे रुकेगा भी नहीं, और जितना जल्दी डिवोर्स ले लें उतना मानसिक तनाव से समाप्त हो जाएगा। हो सकता है दूसरे विवाह की बात आप लोग बाद में सोचें, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से पत्रिका को समझने की जरूरत है। भाव देखें, भावेश देखें, कारक देखें, और सबसे केंद्र, त्रिकोण और 6, 8, 12 देखें। युति और दृष्टि देखें। इतना ही तो देखना है, इसी से तो पता चल जाएगा। तो एक राहु केतु के एक्सिस में हो जाने से, कारक के 8वें में चले जाने से हम 100% लग्न को पीड़ित नहीं कह सकते। इस बात को हमेशा ध्यान में रख करके चलना है। चलिए, अच्छा है, आप लोगों को समझ में आ गया। कोई मन में प्रश्न आ रहा हो तो कर लीजिए कि नहीं गुरुजी विवाह अच्छा है इसका, ऐसा यदि आप लोगों को बोलना है तो बोल सकते हैं। आप लोग इस पत्रिका को नोट कीजिए, लिखिए फीमेल, 6 अगस्त 1992, 17:45, और दिल्ली। इस पत्रिका में गुरु शुक्र के साथ होने के कारण जो है, कई ज्योतिषियों ने इसको कहा है गुरु बहुत अच्छा है, शादी नहीं टूटेगा। और हमारे दृष्टि से गुरु शुक्र के साथ है, वृद्धि के कारक है शुक्र इस पत्रिका में, भाग्य स्थान में बैठा है। लेकिन रियल में गुरु की स्थिति कितनी खराब है, वो आपको जो हमने पढ़ाया उससे समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अगर इतना नहीं समझ में आता है तो बड़ा बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जी हितेश गौर जी, बताइए क्या प्रश्न है। सर, इस पत्रिका में तीनों पुरुष ग्रह हैं जो तीनों ही पीड़ित हैं। मंगल 8वें में है, सूर्य भी पीड़ित है और गुरु भी पीड़ित है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्हें मतलब शादी का सुख आगे भी ना मिले? हो सकता है आगे भी ना मिले, ठीक है ना। तो हम वर्तमान समय में तो यही कहेंगे कि रिश्ता अभी बचेगा नहीं, टूटेगा। बाकी आगे आप जब हमसे प्रश्न लेकर के आओगे कि दूसरी शादी करें या न करें, तब ना हम सलाह देंगे। तो इसीलिए अभी से ये सलाह दे देना कि दूसरी शादी होगी ही, ताकि जो भी कुछ दिमाग में है कि शांति हो जाए, पैचअप हो जाए, वो भी खत्म हो जाए। आपका रिश्ता बच जाता है, इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा रिश्ता बच जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है, जीवन में बहुत दिक्कत होती है। रोज पति के साथ चिक चिक है, काहे रोज चिक चिक में रहो, स्वतंत्र हो जाओ। कोई किसी के भरोसे अब पैदा नहीं होता। अब लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अपने आप में बहुत मजबूत है, इसीलिए उनको इस तरह से परेशान होने की जरूरत ही नहीं।
ठीक है, चलिए, तो आप सर लोग एक समझ गए होंगे। सर एक प्रश्न सर, जी परेशानी शालिनी, लड़की की तरफ से है या पति की तरफ से है? मतलब आप बताइए, ये इसमें तो जो दिख रहा है वो अलग बात है। गुरु पीड़ित है तो लड़के के तरफ से परेशानी होगा ना। ठीक है सर, गुरु थैंक यू अच्छा होता और तब लड़की के तरफ से परेशानी होती। गुरु पीड़ित है तो पति खराब है, गुरु अच्छा है तो पति ठीक है, लड़की खराब। ठीक है, चलिए, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आ जाते हैं, ये एक, ये चीज क्या है ना कि इसमें गुरु को लेकर के ना बड़े लोगों के मन में संशय हो जाता है, कितना अच्छा गुरु नवम में बैठा, शुक्र के साथ बैठा, क्यों खराब कहें, क्यों इसके शादी को तोड़े। पाप कर्तरी हो जाने से शादी नहीं टूटती सिर्फ, लेकिन सप्तम से 8वें और 12वें में भी अशुभ ग्रह है, गुरु से 6ठे और 12वें में भी अशुभ ग्रह है। तो कई कारण हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अंकित नारायण जी, आपको लगता है कि बहुत देखे हैं हम, पता नहीं कहाँ देखे हैं, मीडिया में देखे हैं, सोशल मीडिया में देखे हैं, या कभी मुलाकात हुई है, पता नहीं। सर, जन्मों जन्मों का रिलेशन चला आ रहा है, शायद कुछ स्मृति याद आ रही होगी आपको। है ना, चलिए जब भी। आज आप हमारे इस जन्म में गुरु जी बने हैं सर, हाँ, तो कुछ होगा। चलिए। तो सर मैं भी एक क्वेश्चन इसमें इससे रिगार्डिंग पूछना चाह रहा था कि जी जैसे दो बोलिएगा। तीन दिनों में इनका कोर्ट केसेस वगैरह चालू होने वाला है, तो क्या इनको कोर्ट केस करने की सलाह देनी चाहिए? अगर वो पूछते हैं, जाति का अगर एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या मुझे कोर्ट केस करना चाहिए कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना चाहिए, तो चार्ट देख के क्या कहेंगे? मैं तो कहा कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करो, चार्ट देख के नहीं कहा। अच्छा। इसीलिए कहा कि 92 की जातिका है, हम्म अगर 2 4 6 महीने में सेटलमेंट हो जाता है तो हो सकता है कि भाग्य से दूसरी शादी करे और सुखी जीवन गुजार ले, हम्म बात हम्म कहते हैं। अगर हम्म। कोर्ट चले गए तो वो 5 7 साल कोर्ट में लग जाना है। तो लेकिन अगर फिर एलिमनी की डिमांड हो तो? एलिमनी की डिमांड है तो मिलेगा। कौन है, लड़का वाला जानता है कि लड़की अब नहीं रहेगी तो एलिमनी कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब, और लड़का वाला भी जब समझ जाता है कि अब नहीं रहना है, वो भी तो अपने लड़के का दूसरा शादी का सोचेगा ना। हम्म। तो इसीलिए पहला सजेशन यही हो कि अगर म्यूचुअल डिवोर्स हो जाए, बात कर लो आपस में, जाओ कोर्ट में कि हम लोग डिवोर्स लेंगे, हो गया हम लोगों का बात, दस्तखत कर दो, वहां बैठ के जाओ, तो 1 2 डेट में फाइनल है। ठीक है, हम्म कोर्ट जब ये जान लेता है कि म्यूचुअल सारी बातें हो गई है, तब आपको परेशान नहीं करता, ठीक है अलग हो जाओ। हम्म 1 डेट मीडिएशन के लिए देता है, दूसरे डेट पे फाइनल कर देता, छुट्टी। हम्म। तो अब हम लोग 10वें भाव में चलते हैं, तो कहाँ तक हम लोग मीन राशि तक पहुंच गए थे। जी सर। चलिए ठीक है, मीन राशि तक पहुंच गए थे। गुरुजी, जीवन में सॉरी गुरुजी। सुचिंता, हाँ, सुचिंता चटर्जी कुछ पूछना चाह रही है। नहीं नहीं गुरुजी, आपने बोला था याद दिलाने के लिए कि जन्मकालीन दशा या उसकी बाद की दशा हमारे कर्म में विशेष प्रभाव रखता है। हाँ, सही बोला तुम। चलो, यहीं से सब्जेक्ट को लेके बढ़ते हैं। तो जन्मकालीन दशा उसी तरह से महत्वपूर्ण है जैसे लग्न महत्वपूर्ण है, चंद्रमा महत्वपूर्ण है जन्म के समय का। क्योंकि अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो लग्न स्पष्ट ही क्यों किया जाता।
समझ रहे हैं? तो जब तक लग्न स्पष्ट न कर लें आगे किसी राशियों का निर्धारण हो ही नहीं सकता। उसी तरह से जन्म के समय मिलने वाली दशा बहुत महत्वपूर्ण। आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों में कुत्ते बिल्ली गाय घोड़े भी खरीद के लाते हैं ना, तो सोचते हैं कि इसका पैरा कैसा होगा, ठीक है ना, ये हमारे घर के लिए शुभ होगा या नहीं। तो जब जानवरों से हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये हमारे लिए शुभ होगा या नहीं होगा, तो एक इंसान आ रहा है हमारे घर में, वो आया, उसका टाइम कैसा है, उसके टाइम के हिसाब से हमारे घर में क्या होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, इसको समझने की भी जरूरत है। आगे इसको भी देखेंगे। लेकिन उस जातक के लिए जन्मकालीन दशा उसी तरह से है जैसे एक पेड़ को जब वो पौधा लगाया जाए एक अच्छे माली का मिल जाए, कि उसको टाइम पे पानी देना, टाइम पे खाद देना और पेड़ को स्वस्थ बनाना, ठीक है ना। और यदि पेड़ स्वस्थ हुआ तो फल अच्छे होंगे, और पेड़ स्वस्थ नहीं हुआ तो फल अच्छे नहीं होंगे। तो जन्मकालीन दशा माली, यही मान करके। माता पिता तो है ही, वो तो हर बच्चे के लिए अच्छा ही करना चाहता है, लेकिन दशा ही हमको प्रभाव डालता है कि हमारे ऊपर क्या है। किसी की जन्मकालीन दशा ऐसी है कि पैदा हुआ माता जी गुजर गई, पैदा हुआ पिता गुजर गए, पिता माता का सुख में कमी है, और कोई प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से हमारे परवरिश में प्रॉब्लम हो गया, माता पिता दोनों गुजर गए, तब हमको ननिहाल में पाल रहा है तो चाचा ताऊ के यहाँ पल रहे हैं, पल तो रहे हैं, लेकिन क्या हम उतना अपने जीवन में ग्रोथ ले पाएंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो ये हमारे मन में एक प्रश्न आ जाता। उसके बाद क्या होता है कि आप कभी भी कहीं भी जाते हो तो आपसे ये प्रश्न किया जाता है, जब नौकरी के लिए पर्सनली जाते हो तो, कि आपको अनुभव क्या है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस पूछा जाता है, और एक्सपीरियंस ही काउंटेबल है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपका उम्र 50 साल हो गया मायने नहीं रखता, आप 50 साल में आपने किया कितना और क्या क्या किया, उसके आधार पे आगे आपको काम मिलेगा और तनख्वाह मिलेगी। तो बात सही है। तो उसमें आप कहते हो हमने यहाँ पढ़ाई की, इतना पढ़ा, ये किया, इस जगह नौकरी की, इस प्रोजेक्ट पे काम किया, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया, दूसरा प्रोजेक्ट मिला उस पे काम किया, उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया, जब प्रमोशन हो गया तो मैं पूरी टीम देखने लगा, मतलब अलग अलग टाइम का जो है ना, आप नोटिंग करके इतना मोटा जो है सो बायोडाटा बनाते हो और सामने वाले को दिखाते हो। और आपने जो काम किया वो आपकी मेमोरी में है कि ये काम कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, उसके अच्छे और बुरे का ज्ञान आपको होता है। बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। ठीक उसी प्रकार से दशा काम करती। मान लीजिए हम शुक्र की दशा में पैदा हुए, 4-5 साल शुक्र का काटे, और उसके बाद हमको अच्छी दशा थी, ठीक है, अच्छा काट लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमको सूर्य की दशा आई, तो सूर्य का प्रभाव हमारे ऊपर आ गया, हमने, अब ये आपका एक्सपीरियंस, सूर्य का एक्सपीरियंस आपने ले लिया कि सूर्य किस प्रकार से काम करता है। अब यदि सूर्य की तरह आगे काम मिलेगा तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आई, चंद्रमा की दशा भी गुजार ली, तो चंद्रमा वाला भी अनुभव आपके शरीर को हो गया, आपके दिमाग को हो गया। अब मंगल की दशा आई, मंगल की दशा आपने गुजार ली, तो मंगल के तरह आपके शरीर को अनुभव हो गया, आपके दिमाग को मंगल का जो है
प्रभाव समझ में आ गया। राहु की दशा आई, राहु की दशा गुजार, मतलब जिस ग्रह की दशा गुजार ली उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर हो गया और आपके दिमाग में भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो यहाँ क्या होता है कि उसके आधार पर ही हमारा आगे का जीवन तय होता है। ठीक है, कई लोग मान लीजिए कि आप शनि की दशा में पैदा हुए और शनि की 19 साल की दशा है और आप शुरू में ही पैदा हो गए, 1 साल में ही पैदा हो गए। 1 साल कटा, 18 साल शनि की दशा मिली, 16 साल बुध की दशा मिली, बीच में कोई दशा आई नहीं। 18 साल तक शनि में पढ़ लिख लिया, 3-4 साल बुध में पढ़ा, नौकरी करने लगे। ठीक है, अब शनि बुध 2 ही ग्रहों की दशा हमें मिली है। अगर ये दोनों अनुकूल है तो हमारा आगे का जीवन अनुकूल हो जाएगा, और ये दोनों प्रतिकूल रहा तो हमारे के आगे के जीवन में परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी, इसको कोई नहीं हटा सकता। तो जन्म के समय प्राप्त होने वाली दशा यदि षडाष्टक का हो, जन्म के समय प्राप्त होने वाली दशा 6ठे 8वें में बैठे ग्रहों की हो, तो जातक फ्यूचर में अच्छी दशाओं में भी औसत तरक्की करता है। ये नोट कर सकते हो आप। एक लाइन है, मोटी बात है, लेकिन प्रभाव बहुत है इसका। और जन्म के समय यदि केंद्र त्रिकोण में बैठे ग्रह की दशा, केंद्र त्रिकोण के स्वामी ग्रह जो केंद्र त्रिकोण में ही बैठे हों, ऐसे ग्रह की दशा यदि हमने गुजारे तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और औसत दशाओं में भी, जीवन में औसत दशाओं में भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। कई लोग आते हैं, एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी मेरा ना बिना परेशानी के कोई काम ही नहीं होता। कई लोग आते हैं, गुरुजी ना पहले की जब दशा थी मैं कुछ भी करूं सब होता था, अब नहीं होता, अब थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है ना। कई लोग आएंगे बोलेंगे कि किस नक्षत्र में पैदा हुए, जीवन बहुत संघर्षमय है। और कई लोग आएंगे वो बोलते हैं कि भगवान का बड़ा कृपा है मेरे ऊपर कि हमने जैसे चाहा वैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो इन सब लोगों का जो ये विचार व्यक्त होता है, ये मूल रूप से जन्मकालीन दशा के ऊपर ही निर्भर करता है। हमारे यहाँ अच्छे मुहूर्त में काम करने की बात आती है। आप शादी करते हो, पंडित जी से मुहूर्त लेते हो, क्यों लेते हो? आप गृह प्रवेश करते हो, पंडित जी से मुहूर्त लेते हो कि जिस समय पर हम ये काम कर रहे हैं वो टाइम बड़ा अनुकूल हो, ताकि विवाह स्थिर हो, टिकाऊ टिकाऊ हो। ठीक है ना। मकान में जहां जा रहे हैं वहां रहें तो ईश्वर का आशीष मिले, लंबे समय तक घर बना रहे, घर में कोई परेशान ना हो, कोई आहारी बीमारी ना पकड़े। ठीक है ना। नहीं तो आजकल वास्तु दोष वाले डराते रहते हैं, ये आपके साउथ में ये है, वेस्ट में ये है, वो किसी का घर अच्छा बताते ही नहीं है। ठीक है ना। तो हमारा यही कहना है कि ये जो मुहूर्त है वही तो है जब आप पैदा हुए। वो अच्छा समय था या बुरा? अगर अच्छा था तो सब चीज अच्छा रहेगा, अगर बुरा था तो अच्छा नहीं रहेगा, आपके जीवन में परेशानियां आएंगी। अब कई लोग बोलते हैं योगकारी ग्रह की दशा है, हम जितने पंडितों को दिखाए सब यही बोलता था कि अब शनि की दशा आने वाली है, योगकारी है, अब शुक्र की दशा आने वाली है, रोगकारी है। गुरुजी ये तो जब से आया तब से और परेशान कर दिया।
तो आपको वर्तमान दशा से पूर्व जन्मकालीन दशा के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अच्छा ना, ये आपको कहीं पुस्तक में रेयरेस्ट ऑफ रेयर हम समझ के चलते हैं, चर्चा है, हमने किया है, कई लोग बाद में चर्चा में लाए हैं। एक मुंबई का आदमी है, उसने तो हमने जो बोला उस पर किताबी छाप दिया है, समझ गया, और हमको भी भेज दिया है, ठीक है ना, और हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में छपवा दिया। अब पता नहीं, तो ठीक है। हमको एक बार बोला था, आप गुरुजी फोटो वोटो भेज दीजिए, लगवा देंगे। हमके लिए कोई जरूरत नहीं है, जो करना है करो। तो ठीक है। तो आपके प्रोग्रेस में जन्मकालीन दशा का बड़ा हाथ है, और इस जीवन में एक चीज का ही बड़ा महत्व है कि आपका करियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। हम क्यों रात के देखिए 8 बजे बैठे हुए हैं और 9:30 बजे तक पढ़ाएंगे। आप लोग ऑफिस से आ गए होंगे, आप लोग सप्ताह में 2 ही दिन पढ़ते हैं, आप 9-10 बजे ऑफिस गए होंगे, 6 बजे छुट्टी हो गई होगी, घर पहुंच गए होंगे, कई लोग रिटायर कर गए, घर पे ही होंगे, और हमको मंडे टू संडे रोज 10 बजे ऑफिस आना है और 9:30-10 बजे रात में ही घर जाना है। वो भी इसीलिए कि घर और ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो पहुंच जाते हैं। यदि ट्रैफिक वाला सिस्टम होता कि 1 घंटा गुरुजी को घर जाने में लगेगा, तो 11-11:30 से पहले कभी घर नहीं पहुंचते। इसीलिए मैंने 2012 ईस्वी से घर और ऑफिस आसपास ही रखता हूँ। तो दशा अच्छी कौन सी होगी, खराब कौन सी होगी, ये आपको जब दशम पढ़ा देंगे ना, तो उसके बाद दशा, जैसे मैंने दशा की चर्चा कर दी आज, अभी बताएंगे ये वाली खराब अच्छा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट का वो काम भी नहीं है। तो अब दशम पढ़ाने के बाद दशा पढ़ा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तब आप ज्यादा समझेंगे। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि दशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जन्मकालीन दशा, और उसके बाद क्रम से आने वाली दशा भी, ठीक है। अगर ये हमारे लिए अनुकूल है तो हमारा जीवन अनुकूल होगा, प्रतिकूल है तो प्रतिकूल होगा। 2 अनुकूल दशा गुजारे तो 40-45 साल तक अच्छी नौकरी में रहे, उसके बाद पता नहीं नौकरी छोड़ करके घर बैठ गए। हमारे एक रिलेटिव्स हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी थे, सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छे पद पर काम किए, मीडिया हाउसेस में काम किया, और 50 साल के बाद जो है सो उनको अब नौकरी ही नहीं मिलती। अब वो फोटो स्टेट का दुकान और स्टेशनरी का दुकान खोल के बैठ गए। भाई अभी हम 50 साल में रिटायर कैसे हो जाऊं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। 1 साल नौकरी के लिए प्रयास किया, जब नहीं हुई तो फोटो स्टेट और स्टेशनरी का दुकान खोल के बैठ गए। तो हमारा कहना है कि अब उस जातक को कैसे समझोगे कि इतने दिन तक तो अच्छा रहा, नौकरी रही, उसके बाद अब नौकरी ही नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि उसके बाद की जो दशा है वो अनुकूल नहीं है, ठीक है। या इतना अनुकूल है कि अब नौकरी छोड़ दिया और व्यवसाय में गया, रात दिन पैसा खूब कमा रहे हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है, मजबूरी में नौकरी छूट गई, दुकान कर रहे हैं बस। ठीक है, चलिए। तो ये हो गई आपको जन्मकालीन दशा, जो हमारे करियर के ऊपर बहुत प्रभाव डालेगा, क्योंकि हमारे जीवन में करियर ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शादी हुई ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण है, शादीशुदा जिंदगी करियर से ज्यादा लंबी होती है, लेकिन यदि करियर अच्छा है तो शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी रहेगी।
और करियर यदि अच्छा नहीं है तो मैरिड लाइफ में भी 100 परेशानियां होंगी। पैसे लाओगे घर में तो पत्नी खुश है, परेशानी लेके आओगे घर में तो पत्नी नाराज है। तो इसीलिए करियर बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही जन्मकालीन दशाओं को समझना जरूरी है। अब आ जाते हैं करियर निर्धारक ग्रह। ये हमारे जीवन में हमारे करियर का निर्धारण कौन सा ग्रह करता है, ठीक है ना। इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं उदाहरण कुछ इस प्रकार से देना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि बात ना याद रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दिमाग जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए, ये बातों को समझ सकें। तो आप देखते हैं कि संयुक्त परिवार में या एकल परिवार में भी, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गया उसमें भी, अगर 4 लोग हैं तो 1 लोगों का चलता है। 2 बच्चे हैं, 2 माता पिता है, तो या तो माता मालकिन है या तो पिता मालकिन है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि आज के जमाने में माता मालकिन हो चुकी, नहीं। हमारा शास्त्र, हमारा विश्व पुरुष प्रधान है और रहेगा। फिर भी स्त्रियां बहुत जगहों पर निर्णायक होती हैं, मालकिन होती हैं। पुरुषों का काम है पैसा कमा के ला दिया, अब आप घर चलाओ, जैसे चलाओ, बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे की शादी की व्यवस्था करो, पैसे को जमा करो, जो करना है वो महिलाओं का काम हो जाता है। तो उसमें जिम्मेदारी महिलाओं को अधिक है। इसका मतलब है कि मुख्य पर्सन जो है वो उनकी माता जी है और कहीं पिताजी हैं, ठीक है ना। ये तो छोटे फैमिली की बात कर लिए। हमारे पिताजी 3 भाई हुआ करते थे। अब 3 भाई थे तो उसमें से बड़े वाले जो भाई थे ना, डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास था। जब तीनों साथ में थे तब भी, और जब तीनों अलग अलग अपनी अपनी व्यवस्था बना लिए तब भी, ठीक है ना। जब साथ में थे तो हमारे दादा तीर्थ करने जाएंगे या नहीं जाएंगे उनका निर्णय उन्हीं को लेना था। हमारे पिताजी अपने पत्नी को जहां नौकरी करते हैं साथ में रखें या न रखें वो निर्णय भी उन्हीं को लेना था। आज ये संभव नहीं है, लेकिन हम अब बताते हैं। चाचा जी की पढ़ाई लिखाई कितनी होगी, कहाँ तक होगी, निर्णय उन्हीं को लेना था। उनकी शादी कहाँ कराई जाए वो निर्णय उन्हीं को लेना था। उनके अपने बच्चे बच्चियां कैसे पढ़ेंगे, शादी कैसे होगी, निर्णय उन्हीं को लेना था। हमारे भाई बहन जो थे, हम लोग जो थे, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो निर्णय उन्हीं को लेना था। मतलब आप विचार कर लो कि ये हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पढ़ाना, आपका क्या मतलब है। अगर वो हाँ बोल दिए तब तो आप चले गए, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरे पिताजी को औकात नहीं कि वो बोल देंगे कि तुम जाओ पढ़ो, देख लेंगे भैया ऐसे बोलते हैं। होता ही नहीं था। वो प्रभुत्व था उनका, वो बलवान थे, परिवार के ऊपर उनका जो है सो बहुत प्रभाव था। तो जब तक जीवित रहे तब तक उनके पूछे बगैर कोई कार्य नहीं। हमको स्कॉलरशिप मिला था 6th क्लास में, 4th में मिला तो कोई बात नहीं, गांव में ही रहा। 6th क्लास में जब मिला तो एक ऑप्शन था कि आप जिला स्कूल में जाकर के पढ़ सकते हो, या एक स्कूल था CMS हाई स्कूल, उसमें भी 100 रुपये मिल जाते थे। और गांव में अगर पढ़ना है तो आपको 25 रुपया मिलेगा। एक जिले से 8 लोगों का सिलेक्शन होता था। तो हमारे पिताजी ने प्रस्ताव रखा, हमारे मामा जी का प्रस्ताव आया कि इसको CMS में डालो।
तो पिताजी बोले भैया से पूछ लेते हैं। तो मेरे मामा नाराज भी हुए कि आज भी काम भैया से पूछ के करेंगे, आपका बेटा है, आपको निर्णय लेना है, अच्छा स्कूल है। तो फिर उनको बोला गया, तो वो बोले कल बताएंगे, आज पहले हम जान तो लें कि स्कूल कौन सा है, क्या है, नहीं है। हम स्कूल ही नहीं जानते, हम कैसे बता दें कि वहां बच्चे को भेज दो हॉस्टल में रहने के लिए। कल को उसको कोई परेशानी होगी तो। वो भी शिक्षक आदमी थे, अपने स्कूल गए, वहां कई लोगों से चर्चा किया, तो बोले नहीं बहुत अच्छा है, आप भेज दीजिए, अगर हो रहा है भतीजे का तो इससे अच्छा स्कूल अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो फिर आए वो, फिर निर्णय दे दिए कि स्कूल में एडमिशन करा दो। तो जाकर के मेरा एडमिशन हुआ था, इतना प्रभाव था। इसका मतलब आप लोगों के लिए क्या है कि जो प्रभुत्व वाले व्यक्ति हैं वो आपके घर के सभी कार्यों में उनका ही चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। मेरी बहन की शादी होनी है, कहाँ होनी है, कैसे होनी है, वो भी उन्हीं को निर्णय लेना है। हमने कहा सारा निर्णय उन्हीं के पास है। तो उसी प्रकार से पत्रिका में जो ग्रह सबसे बलवान होता है वो ग्रह, उस ग्रह का प्रभाव सभी जगहों पर आपको दिखाई देगा। आपके पत्रिका में मंगल बलवान है तो आप अपने जीवन में देखोगे कि मंगल की तरह आप हर काम को करोगे। शुक्र बलवान है तो शुक्र की तरह आप हर काम को करोगे। और शुक्र हर काम में जो है सो आपको ये अपना प्रभुत्व दिखाएगा ही दिखाएगा कि देखो ऐसे होगा। ये अपने आप जो है समझ में आ जाएगा। तो अब बात आएगी बल को देखने की कि ग्रह बलवान कौन है। तो षड्बल के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। षड्बल से देख लेंगे कि हमारे पत्रिका में कौन बलवान ग्रह है। तो जो बलवान ग्रह है उसी के अनुकूल आपका कार्य निर्धारण हो सकता है। इतना कहानी बताने से मतलब क्या था, आप लोगों ने समझ लिया। अगर बलवान ग्रह की दशा गुजर गई हो, जैसे 20 साल के पहले बलवान ग्रह की दशा गुजर गई, तब तो 100% आप 20 साल 22 साल जब भी नौकरी करोगे तो उसी बलवान ग्रह के अनुकूल नौकरी करोगे। ऐसा मैंने कई पत्रिकाओं पे देखा हुआ है। और यदि बलवान ग्रह की दशा गुजरी नहीं है, 20 साल बाद आने वाला है, तब तक आप दूसरे तरह से काम करते रहोगे। जब उसकी दशा आएगी तो आपको यहां से उठा करके बिल्कुल चेंज कर देगा, आप डॉक्टर से प्रॉपर्टी डीलर बन जाओगे। समझ गए? आप चार्टर्ड से अब जो है सो कंपनी के मालिक बन गए, मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगा लिया। तो ये जो चेंज होता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, कई लोगों का 25 साल बाद, इसका मतलब होता है कि वो बलवान ग्रह की दशा आई, अब वो अपनी ओर खींच ले जाएगा, अब कोई उसको रोक नहीं सकता है। कई लोग हमसे पूछने आते हैं गुरुजी ये वाला काम करना चाहते हैं, करें? तो कई लोगों को हमारा जवाब होता है कि अगर हम रोक भी देंगे ना तो भी आप इस काम को करोगे। आप हमसे जो पूछ रहे हो वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पूछ रहे हो। हम मना करेंगे फिर भी आप जाओगे और यही वाला काम करोगे, दूसरा काम नहीं करोगे। नहीं गुरुजी ये तो आप ठीक ही बोले, हमको यही काम करना। क्यों? हम देखते हैं कि बलवान ग्रह की दशा आने वाली है, अब वो खींचा चला जा रहा है उस ओर, उसको हम नहीं रोक सकते। अब आप लोगों के मन में यही एक प्रश्न आएगा, तो क्या गुरुजी वो बलवान ग्रह जो खींच रहा है हमको दूसरी ओर, अब तो हमारा भाग्य ही उदय हो जाएगा, उसी को गोल्डन पीरियड बोलेंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। अगर बलवान ग्रह शुभ प्रभाव में हो तो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा।
और यदि बलवान ग्रह अशुभ प्रभाव में हो तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वो हमेशा आपको, आप प्रयास करते रहोगे कि ये मैंने सोचा किया तो इसको आगे निकालूं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए भी, और हम और आप अब कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा उपाय बता सकते हैं, जो रियल में उपाय होगा अगर वो मिल गया तो कुछ अच्छा रहेगा, अगर रियल का उपाय नहीं मिला तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो हो गया बलवान ग्रह का प्रभाव। पहले कुछ नहीं देखना है, करियर का ग्राफ कैसा होगा ये जन्मकालीन दशा से निश्चित करेंगे। करियर निर्धारक कौन होगा, पहला काम बलवान ग्रह से करेंगे। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा है कि फिर दशम स्थान क्या करेगा। हम जो दशम स्थान पढ़ रहे हैं अभी तक, तो दशम में मेष राशि होगा तो ये होगा वो होगा, ये पढ़ा रहे थे गुरुजी पिछले क्लास में, आज तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ठीक है ना। तो कहा जाता है कि दशम स्थान में यदि एक ही ग्रह हो, सूर्य हो तो सूर्य की तरह काम होगा, चाहे सरकारी नौकरी हो या किसी अच्छे पद पर हो, आप किसी प्राइवेट नौकरी में हो तो बड़ी कंपनियों में हो, मारवाड़ी की दुकान में काम करने का अवसर नहीं मिलेगा आपको। चंद्रमा हो तो चंद्रमा की तरह काम करें, हो सकता है कि मेडिकल लाइन में हो सकता है कि मध्य निर्माण में काम कर रहे हो सकता है कि समुद्र से संबंधित कोई काम कर रहे हो सकता है कोई डेयरी फार्म चला रहे हो, बड़ा मेडिकल स्टोर है, या आप चिकित्सक हो या बड़ा हॉस्पिटल खोल रखे हो। मंगल है तो अपने तरह काम करवाएगा। तो एक ग्रह कोई है दशम स्थान में तो वही कार्य निर्धारक होगा, ये भी नोट कर सकते हैं। यदि दशम में एक ही ग्रह है तो जो ग्रह है वही आपके कार्य का निर्धारक होगा। अब बात आ जाती है गुरुजी, 2-3 ग्रह हो तो, 4 ग्रह हो तो एक से अधिक ग्रह होने पर जो सबसे बलवान होगा वो कार्य निर्धारक होगा। 4 ग्रह है, 4 ग्रह में जो सबसे बलवान है वही कार्य निर्धारक होगा। कोई परेशानी है ही नहीं हमको। अब क्या वही 4 ग्रह में जो सबसे बलवान है वही कार्य निर्धारक हो जाएगा, या इसमें भी कोई किंतु परंतु है? तो किंतु परंतु है। अगर उस 4 में जो बलवान ग्रह है उसकी दशा आपको वर्तमान में नहीं है, और जो दूसरे नंबर पे बलवान ग्रह है उसकी दशा लग गई है, ठीक है ना। मान लीजिए सूर्य बुध शुक्र और गुरु आपके चतुर्थ दशम स्थान में है, जिसमें बुध सबसे बलवान है। और दूसरे नंबर पे बलवान जो है ना वो किसी को भी मान लो, गुरु को मान ले। तो अब जो अभी हमारा जो कार्य होगा, अगर गुरु की दशा आई तो गुरु के तरह कार्य हो जाएगा। हम बैंक में, फाइनेंस में नौकरी करेंगे, कोई सेवा आश्रम का काम करेंगे, ठीक है ना। कई लोग प्रवचन आदि का कार्य करने लगते हैं।
साहित्य का काम करने लगेंगे। तो अब गुरु के बाद शनि, तब बुध जो सबसे बलवान है। तो गुरु और शनि में आप काम करते रहोगे और बुध में जाकर के फिर क्या होगा कि वो परिवर्तन आएगा। आपने अपने जीवन में जो अनुभव किया, यदि आपने बैंक फाइनेंस में काम किया या साहित्य का काम किया या और कोई काम किया, तो उस समय लेखन का कार्य शुरू कर दोगे। बुध आपको राइटर बना देगा। समझ गए? तो आप देखते होंगे कई लोग जीवन में पढ़ाते लिखाते रहते हैं। हमारी ही बात सोच लो, मैं तो 5 साल से बोल रहा हूँ कि अब की क्लास, अब की एक किताब तो बाजार में ले ही आऊंगा, लेकिन अभी तक ले नहीं पाया। पता नहीं क्यों। जब सामर्थ हो जाएगा, लिख लेंगे, अच्छा लिख पाएंगे, तो फिर बाजार में आएगा, किताब भी आएगा बाजार में। तो जो दूसरे नंबर पे बलवान है, उसकी दशा आने पर उसके अनुकूल काम करेंगे। अर्थात इंजीनियरिंग मैंने मैकेनिकल में किया और नौकरी आईटी में कर रहा है। ऐसा आप लोगों ने बहुत देखा होगा। पढ़ाई कुछ और की, काम कुछ और किया। ठीक है ना? बीटेक करने के बाद मैनेजमेंट कर लिया, और अब हम नौकरी बीटेक के हिसाब से नहीं करते। मैनेजमेंट में जो कोर्स पढ़ा ना, उसके हिसाब से नौकरी किया। तो 4 साल बीटेक में लगाया क्यों? पहले बीबीए कर लेते, फिर एमबीए कर लेते, तो कम से कम एक ही धारा में रहते। पहले बीटेक किया और फिर एमबीए किया, बड़ा मुश्किल चीज है। चलिए, फिर भी जो जैसा करता है वो ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए। तो यहां हो गया। अब फिर प्रश्न आ जाता है, मैत्रेय जी तो पराशर जी को छोड़ने वाले हैं नहीं, वो तो सब चीज जान करके ही छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि यदि दशम में कोई ग्रह हो ही ना, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे सुदर्शन चक्राध्याय में लिखा हुआ है, यदि किसी भाव में कोई ग्रह ना हो तो उस भाव को देखने वाला उसका फल करेगा। लेकिन यहां ये नियम लागू नहीं होगा। यहां अब नियम क्या आ जाता है? फल दीपिका का कर्म जीव, आप लोग नाम लिख लीजिए। मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूं स्वाध्याय के लिए। आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। 8 पेज है, और अगर अभी पढ़ने के लिए बैठेंगे तो 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। कर्मजीव प्रकरण पढ़ लीजिएगा। वहां लिखता है, यदि दशम में कोई ग्रह नहीं है तो लग्न, सूर्य और चंद्रमा में से बलवान कौन है? तो लग्न का कैसे बल देखेंगे? तो लग्नेश का बल देख लीजिएगा। तो लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा में कौन बलवान है? अगर लग्नेश बलवान है, तब तो लग्न से जो दशम में राशि है उसी को काउंट कर लेंगे। और चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा से दशम में जो राशि है उसको देखेंगे। और सूर्य बलवान है तो सूर्य से जो दशम में राशि है उसको देखेंगे। अभी आपको थोड़ा सा उदाहरण देकर के भी समझाएंगे। तो दशम में जो राशि हो उसका स्वामी लिखिए। लग्न, सूर्य और चंद्रमा में जो बलवान हो उससे दशम स्थित राशि का स्वामी नवांश पत्रिका में
जिस राशि में गया हो उस राशि के स्वामी के अनुकूल कार्य होगा या कार्य क्षेत्र होगा। हमारे देश में न जबरदस्ती श्रेय लेने वालों की कमी नहीं, ठीक है। भारतीय विद्या भवन के अभी श्रेष्ठ श्रद्धेय के.एन. राव जी के शिष्य ने लिखा कि के.एन. राव जी ने रिसर्च किया इस बात को, और कैसे एक पुस्तक में छाप देते हो। फल दीपिका का कर्मजीव पढ़ते ही लोगों को समझ में आता है कि ये फल दीपिका में लिखा हुआ है। आपने रिसर्च क्या किया कि लग्न चंद्र और दशम में से, हम इसीलिए खुला बोलते हैं, कोई बोलेगा तो आजीविका निर्णय उनके यहाँ का भारतीय विद्या भवन से जो कोई छपवाते हैं उसमें लिखा हुआ है, अंडरलाइन करके रखा हूं, दिखा दूंगा, ये देखो क्या लिखा, ठीक है ना। रिसर्च करना है, अपना कुछ करो, अच्छा करो भाई, सबका भला हो। लेकिन यहाँ तो अपना कॉलर खड़ा हो बस, और कुछ होता ही नहीं। तो आप लोग इस अध्याय को पूरा पढ़िए। तो इन तीनों में से जो बलवान हो ना, उस ग्रह के अनुकूल हमारा कार्य निर्धारण हो। जो हमने बताया आपको, तो ये थोड़ा सा टिपिकल चीज है, तो इसको मैं उदाहरण में आप लोगों को समझा देता हूं। इस पत्रिका में दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं है। लग्नेश गुरु है, चंद्रमा यहाँ है और सूर्य यहाँ है। इसमें आप क्या देखते हैं कि लग्नेश गुरु ही बलवान है। 1.15 षष्ठ्यांश बल लेकर के है, सूर्य 1.4 षष्ठ्यांश बल लेकर के है, और चंद्रमा 0.94 षष्ठ्यांश बल लेकर के। तो गुरु बलवान है। तो गुरु से 10वें स्थान में कौन सी राशि है? बुध की राशि है कन्या। बुध नवांश पत्रिका में किस राशि में गया हुआ है? तो वृश्चिक राशि में गया हुआ है, और वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल है। इसका कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए? मंगल के अनुसार होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आप एक चीज और समझिए, मान लीजिए गुरु बलवान नहीं है, सूर्य बलवान है। तो सूर्य से 10वां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कौन सी राशि है? मेष राशि। इसका स्वामी कौन हुआ? मंगल। मंगल नवांश पत्रिका में किस राशि में गया है? वृष राशि में गया है। वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। तो शुक्र के अनुसार काम हो सकता है। अब मान लीजिए सूर्य भी बलवान नहीं है, चंद्रमा सबसे ज्यादा बलवान है। तो चंद्रमा से 10वां काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ कौन सी राशि है? सिंह राशि है। गुरु शुक्र बैठा है, इसको देखना ही नहीं है हम। सिंह राशि है, इसका स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य नवांश पत्रिका में कहा गया? मकर राशि में गया। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। इसका मतलब है कि इसका कार्य शनि के अनुसार होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आप लोग समझ गए ना किस तरह से ढूंढना है। लग्नेश चंद्र सूर्य में बलवान देख करके उससे 10वें स्थान में जो राशि हो उसका स्वामी नवांश पत्रिका में जिस राशि में हो उसके स्वामी के अनुकूल कार्य निर्धारण होगा। थोड़ा सा जो है सो लग्गी से घास खिलाने वाली बात। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो कार्य निर्धारक सबसे प्रमुख विषय था, आज हमने आप लोगों को समझा दिया।
अगले क्लास में आप लोग बोलिएगा काल निर्धारक हो गया था गुरुजी, अब आगे पढ़ाइए, तो फिर आगे दशम स्थान ही पढ़ाएंगे। हम आप लोगों को पहले ही बोल दिए हैं कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, तो हमको पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है, और कुछ ज़्यादा क्लास हो जाएगा, या हम कोशिश तो करेंगे कि आपके समय के अनुसार क्लास कंप्लीट हो। कुछ अब्सेंट रहे तो उसके वजह से थोड़ा क्लास खींच सकता है, तो आप लोग धैर्य से पढ़िए, वो सारी चिंता हमारी है, हम कर लेंगे, ठीक है ना। अंकित नारायण जी बताइए क्या प्रश्न है। सर ये लग्नेश गुरु नवम भाव में स्थित था, हमने लेकिन लग्न से 10वां घर देखा। अरे हम पहले बताएं, लग्नेश बलवान होने के लिए देख लीजिए, लेकिन लग्न से ही 10वां देखना है। लग्न से ही दो ग्रह हाँ, कहाँ स्थित है उससे नहीं देखना है। नहीं, चंद्रमा और सूर्य को लग्न के ही तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए अच्छा यहाँ लग्न से ही देखना है। अब सूर्य ठीक जिस ठीक राशि में है, उसके स्वामी जहाँ बैठे हैं वहां नहीं जाएंगे, ठीक ठीक है ना, इसीलिए लग्न से चलिए आगे आगे विक्रांत ओझा जी। जी गुरु जी प्रणाम। तो गुरु जी फल दीपिका में इस कार्य जीव में सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि लग्न सूर्य और दशम इन तीनों में से बलवान देखना है, चंद्रमा और फिर नेक्स्ट पारा में जाते हैं तो वहाँ लग्न सूर्य और चंद्रमा से देखना लिखा है। अच्छा तो ठीक है, चंद्रमा से देखना लिखा है ना। जी एक जगह चंद्रमा से लिखा और एक जगह दशम से लिखा, कोई तो बात, आप दशम को इग्नोर कर चंद्रमा दें। से कुछ हमारा भी बात मान लीजिए, चंद्रमा से समझिएगा, ठीक है ना। अभी पूरा पढ़िए, अभी इसीलिए कहते हैं कि आप क्लास से आउट हो गए, आपने कर्मजीव पढ़ना शुरू कर दिया, आप क्या सीख पाएंगे। हम तो उसके बाद भी बोलते रहे ना, तो जी पहले क्लास में रहिए, बाद में जो हमने आपको लिखवा दिया, बाद में आप उसको वहां जा करके पढ़िए, जी अगले दिन भी प्रश्न हो सकता है। जी इसीलिए जी पहले क्लास को फोकस कर लीजिए, उसके बाद, क्योंकि क्लास में वो कौन सा मिनट बहुमूल्य हो जाएगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। जी पंडित अंकित शर्मा जी। गुरु जी एक सवाल और था। हाँ बोलिए, सवाल जितना है बोलिए। जी तो गुरु जी जैसे उसमें नवमांस में जाके देखे कि जहाँ पे बैठा है उसका स्वामी के हिसाब से कार्य क्षेत्र में उसमें काम करेंगे, तो जहाँ पे उसके स्वामी के हिसाब से करेंगे या उस स्वामी का जो जिस घर में प्रभाव है उसका भी असर होगा उसमें। हमने यही बोले ना, आप क्लास में होते तो ये प्रश्न होता ही नहीं। हमने बोला उसके स्वामी के अनुसार कार्य करें, बस, ठीक है। नहीं मैं बस समझने के लिए पूछ रहा था कि। हमने यही बोला कि स्वामी के अनुसार कार्य करेंगे, बाकी आगे पढ़ाएंगे, जी ठीक है ना। ठीक है। पंडित अंकित शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। हम्म, गुरु जी ये पूछ रहा था मैं कि जैसे सप्तम किसी का पीड़ित है, जो आपने कुंडली लगवाई थी अभी, किसी का सप्तम भाव पीड़ित है और उसका विवाह का जो अपन लग्न निकालते हैं, तो उस समय उसका विवाह हुआ, लग्न अच्छा है उसका, तो जन्म के समय तो उसका सप्तम पीड़ित है, तो वो विवाह के लग्न का क्या असर पड़ेगा उसके जीवन पे। देखिए, इसीलिए विवाह के लग्न को बनाने का और बताने का कहा गया। यदि आप अच्छे लग्न को पकड़ लेते हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समरसता आ जाती है, ठीक है ना। तो इसके कारण से भी कई लोगों का विवाह जो है सो कुछ दिनों तक चल जाता है, या थोड़ा मोड़ा विवाद होने वाली बात है तो वो समाप्त हो जाता है, लग्न के अच्छे होने के बाद वैवाहिक जीवन आगे चल जाता है, ठीक है ना। गुरु तो जी एक प्रश्न। हर चीज का अपना महत्व है, ठीक है ना। लेकिन आजकल लोग विवाह का आप समय दे दीजिए कि 2 बजे रात में कर लेना है, पता चला 2 बजे रात तक तो डांस ही कर रहा है लोग, ठीक है ना। और आजकल तो और कॉकटेल वॉकटेल पार्टी हो जाती है, तो लड़के को भी पिला दिया जाता है, वो भी डांस करता है, क्या शादी करेगा, ठीक है ना। ऐसी भी शादियां देखी हैं। तो चलिए अच्छा है, फिर भी अच्छे मुहूर्त में शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन में सुख होने की संभावना अधिक होती, ये मान करके चलना चाहिए। क्योंकि अच्छे मुहूर्त में वेदव्यास मतलब महर्षि पराशर ने एक मत्स्य कन्या को गर्भ धारण कराया, जिससे वेदव्यास पैदा हो, ठीक है।
तो हमारे पास अच्छे मुहूर्त के कई उदाहरण मिल जाएंगे, तो इसीलिए इस पे शंका करने की जरूरत है। मतलब गुरुजी मतलब कुछ हद तक उनके जो बुरे असर हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब हो सकता है, संभव है, संभव है। ऐसा ही होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। गुरुजी एक कुंडली लगवानी थी। आज नहीं, आज विलंब हो जाएगा, अगले क्लास में लगवा लीजिए। जी। शालिनी शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। सर राधे। बस इतना ही पूछना था कि अभी तक जो हमने किया क्या उसके नोट्स मिल सकते हैं अभी या बाद में लास्ट अभी में नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, क्लास खत्म होता है ना तभी नोट्स मिलता है, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर, राधे राधे। आशुतोष मिश्रा जी। गुरु जी दो संशय है। एक तो और पहला बोला कि पहले आपने बताया कि अगर दशम भाव में कर ग्रह है तो उसके हिसाब से कार्य होने कैरियर होने का यानी कार्य क्षेत्र होने की संभावना है। अगर ग्रह नहीं है तब आपने वो फॉर्मूला दिया जिसमें कि षटबल देखना है और षटबल देख करके नवांश को देख करके निर्धारित करना है, राइट? जी ये सही है जी जी सर? हाँ, जी जी अच्छा, बोलिए। दूसरा प्रश्न, हाँ दूसरा प्रश्न ये है कि क- आदमी कर्म जो कैरियर है, कैरियर एक विस्तृत वो है कि जीवन के साथ इसको जोड़ा जाता है। जैसे कर्म, कर्म जो है आदमी का जीविका जीविकोपार्जन अगर बोला जाए तो 50 साल तक जीविकोपार्जन तो एक तरह से करता है जिसको नौकरी बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद भी लोग काम करते हैं, यानी रिटायरमेंट, एक नौकरी छोड़ दिया, एक जो आप कह रहे थे कि व्यक्ति जो है मान लीजिए पहले राइटर रहा और उसके बाद उसने जो है दूसरा, तो इसको किस तरह से देखेंगे? जैसे आज की तारीख में हम अपना उदाहरण ले कि हम ज्योतिष में आए हैं तो जीविकोपार्जन की वजह से नहीं, लेकिन ये लेकिन कार्य तो है, इसको कैरियर की तरह ही देख रहे हैं कि फुल टाइम ये करेंगे कि वो मतलब चाहे इससे अर्थ उपार्जन हो या ना हो, लेकिन काम तो पूरी तरह से जो है एज ए प्रोफेशन ही करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो इसको किस तरह से देखेंगे कि ये परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे देखा जाए? वो ट्रांसफॉर्मेशन हम बता देंगे आपको, लेकिन यदि आप इसको करियर तभी देख सकते हैं जब आप इससे इनकम लेंगे। अगर आप इनकम नहीं करते हैं तब ये हॉबी में चला जाएगा, समझ गए ना? तो वो फिर जी करियर जी में जी। नहीं रहेगा, तो इसको आगे समझेंगे आप। ये आज के विषय से बाहर का है, ठीक है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना विषय आज आप लोगों के सामने लाया गया उसको समझ लिए होंगे। फिर भी एक बार सुन लीजिएगा, कोई प्रश्न आ जाएगा तो अगले क्लास में हमारे समक्ष लेकर के आइए, उसका हल होगा। आगे हम लोग निर्णय करेंगे कि करियर अच्छा होगा नहीं होगा, ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग होगा, विदेश में होगा, देश में होगा, ये सब अभी बहुत पढ़ना बाकी है, ठीक है ना। ये सब पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। राधे राधे सर, थैंक यू सर। प्रणाम।